हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की है। तो ये पार्ट 5 है, इससे पहले पार्ट 4 तक आ चुकी है। अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ देख लीजिए और आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो आज देखिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जन औषधि परियोजना देखेंगे, ड्रग्स पॉलिसी देखेंगे, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर जितनी भी इस तरीके की आपकी पॉलिसीज़ हैं वो सारे पॉलिसीज़ को हम लोग यहाँ पे और योजना को सबको कवर करने वाले हैं। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे आप लोग को पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा मिनिमम, मैं बता रही हूँ, जो कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। वैसे इनडायरेक्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो स्कीम से ही पर्टिकुलर उठा कर देते हैं तो वो आपको हर साल देखने को मिलेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये एक आपका पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, वो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। सेकंड स्टेटमेंट कि ये यहाँ पे आपका प्रोवाइड करती है फार्मर्स को एक एक्सेस देती है, वो भी नेशन वाइड मार्केट की, और यहाँ पे आपका प्राइस भी कमेंसुरेट रहती है जो भी आप उनके प्रोड्यूस का क्वालिटी होता है। तो इसमें आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो पहले आप लोग इसकी करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, फिर एंड ऑफ द लेसन में मैं इसके आंसर को डिस्कस कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये किसके द्वारा ऑपरेशनलाइज्ड किया जाता है ये आपको बतानी है, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, सिडबी, या फिर नबार्ड। तो अब इसके करेक्ट आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए अब हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के साथ, और सबसे पहली टॉपिक हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर कौन कौन सी टॉपिक है। सो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। कहने का क्या मतलब है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। इट मीन्स कि आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड आपको सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी सरकार के द्वारा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो, तो एक बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, इंडिजिनियस जो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना है, और कंपटीशन को भी यहाँ पे इंकरेज करना है जितने भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है, और साथ ही जो सब्सिडी का यहाँ पे बर्डन है उसको भी यहाँ पे कम करना है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो यहाँ पे किसानों को फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए सरकार यहाँ पे प्रमोट करती है, और उनको प्रमोट करती है यहाँ पे सब्सिडी देकर। तो सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया जाता है यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स का, और यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स कि उनको पता भी नहीं होता है कि उनके क्रॉप में, उनके मिट्टी में किस तरीके की कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, वो ये सारी चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी बस यहाँ पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो एक सही यूज़ होना चाहिए फर्टिलाइज़र्स का, और जिससे कि आपका एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी आपका इंप्रूव देखने को मिलेगा, और हमारे कंट्री की यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे ग्रोथ करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र्स केमिकल है जो कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और उसी का इस्तेमाल किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, बट वैसा नहीं करना है। हमारे कंट्री की जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ है उनको यहाँ पे प्रमोट करना है, कंपटीशन को यहाँ पे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में इंकरेज करना है। देखिए फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत ये देख के होती है कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है, एनपीके रेशियो यहाँ पे होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और यहाँ पे पोटाश। तो इन तीनों की रेशियो को देखते हुए यहाँ पे बताया जाता है कि फर्टिलाइजर्स किस तरीके का और कितना यहाँ पे देने की ज़रूरत है सॉइल में, या फिर आपकी जो क्रॉप्स वगैरह होती है तो उसी के यहाँ पे प्रोडक्शंस के लिए आपका फर्टिलाइजर्स दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड आपका लाया गया था ना, तो वो बस इसी के पर्पज़ के लिए लाया गया था कि देखना है कि यहाँ पे सॉइल की जो हेल्थ है, यानी कि सॉइल किस तरीके की है, और अगर उसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है तो उसमें किस तरीके का जो है फर्टिलाइजर्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है आपकी सब्सिडी स्कीम है, इसके अंदर यही सारी ऑब्जेक्टिव है जिसको कि ध्यान रखना है। अब एक एक करके यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो डिसाइड किया जाता है, वो भी एनुअल बेसिस में, और ये हर एक तरीके के ग्रेड यानी कि सब्सिडाइज फॉस्फेटिक पोटाशिक फर्टिलाइजर्स में ये दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि उनकी न्यूट्रिएंट कंटेंट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड ही सब्सिडी दी जाती है, तो इनके न्यूट्रिएंट कंटेंट कितनी है उसी में इस तरीके का जो है आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। एमआरपी है यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो कि पीएनके फर्टिलाइजर्स का आपको देखने को मिलेगा। फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका जो एमआरपी आपको देखने
देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ओपन रख दिया गया था, और जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर इंपोर्टर्स है, मार्केटर्स है, उनको यहाँ पे अलाउ किया गया था कि वो यहाँ पे इस तरीके के फर्टिलाइजर्स का एमआरपी फिक्स करें, वो भी रीजनेबल लेवल पे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एमआरपी फिक्स कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आप लोग को एज यूजुअल जो है ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो हक दिया गया है वो मैन्युफैक्चरर्स को और इंपोर्टर्स को और मार्केटर्स को यहाँ पे दिया गया कि उनको अलाउ किया गया कि वो यहाँ पे इस तरीके के पीएनके के जो फर्टिलाइजर्स है उनका एमआरपी वो यहाँ पे फिक्स करें। एमआरपी यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्राइस जो है होगी इस फर्टिलाइजर्स की वो देखी जाएगी, एक्सचेंज रेट देखा जाएगा, और फिर इन्वेंट्री लेवल पे यहाँ पे देखा जाएगा इसको भी। यानी कि ये जो आपका एमआरपी यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा उसको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों जगह पे इसको देखा जाएगा, यानी कि दोनों जगह पे इसको माना जाएगा। 22 ग्रेड है यहाँ पे पीएनके फर्टिलाइजर्स का, जैसे कि ये सारी नाम है इसकी, तो ये नाम याद नहीं रखनी है, बस आप लोग को यहाँ पे समझना है कि 22 ग्रेड यहाँ पे आपका पीएनके फर्टिलाइजर्स की, यानी कि टाइप सी समझ लीजिए। रिसेंटली क्या हुआ है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव करी है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को भी इंक्लूड करना है, जिसका नाम है यहाँ पे एमोनियम फॉस्फेट, जिसको कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर लाना है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है जिसका नाम है एमोनियम फॉस्फेट, जिसको यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव करी है कि इसको भी इंक्लूड करना है। ओके, तो ये तो रही फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक यहाँ पे है यूरिया सब्सिडी इन इंडिया। तो आप लोग को पता है कि यूरिया के इस्तेमाल में भी यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, अभी हम लोग इसको देखते हैं। यूरिया सब्सिडी जो है एक तरीके का आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पार्ट है, और ये आपका डायरेक्टली किसके अंदर आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है। यूरिया आपका जो प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और ये जितने भी नोटिफाइड एमआरपी है ना उसी में ये फार्मर्स को दी जाती है। डिफरेंस क्या होता है ना कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को जिस कॉस्ट पे ये डिलीवर्ड होता है आपका फार्म गेट में, और जो नेट मार्केट रियलाइजेशन की जाती है यूरिया यूनिट के द्वारा, तो ये आपका सब्सिडीज़ के तौर पर दिया जाता है यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को और इंपोर्टर्स को, और ये जो दिया जाता है ये ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेट सब्सिडी भी जो है आपका इंक्लूड किया जाता है, यानी कि मान लीजिए कि यूरिया आपका कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, महाराष्ट्र में, और ये आपका किसके पास जा रहा है, तो यूपी में जा रहा है। तो एक फ्रेट आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है ना, यानी कि माल भी आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसकी भी यहाँ पे मूवमेंट के तौर पर भी यहाँ पे कुछ खर्चे होते हैं। तो सब्सिडी जो है ना यहाँ पे भी आपका दिया जाता है, यानी कि यूरिया को पूरे ऑल ओवर द कंट्री में आपका ट्रांसफ़र करने के लिए जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे ही कंट्री में, तो इसको यहाँ पे सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो फार्मर्स को यहाँ पे यूरिया जो दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल एमआरपी पे दिया जाता है, क्योंकि सब्सिडी ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो एमआरपी के रेट पे जो भी आपका प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा सा सस्ते रेट पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर स्कीम है सिटी कंपोस्ट स्कीम। तो ये छोटी छोटी स्कीम है, बट मान लीजिए कि एक कहते हैं ना कि छोटी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया गया ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाने वाली है। सो इग्नोर मत कीजिए, अगर ये आपकी मैगजीन्स में है तो इसको स्टडी कर लीजिए। सिटी कंपोस्ट स्कीम है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, साथ ही यहाँ पे सिटी कंपोस्ट को प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडाइज रेट में, और वो भी यहाँ पे फार्मर्स को। तो इस स्कीम के अंदर क्या है, एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है, यानी कि 1500 पर टन ऑफ सिटी कंपोस्ट यहाँ पे दी जाएगी, जिसके थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस अच्छी होगी और कंजप्शंस भी यहाँ पे किया जाएगा। जो सिटी कंपोस्ट का प्रमोशन है ना वो यहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनीज़ के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही साथ मार्केटिंग एंटिटीज़ के द्वारा दी जाएगी। साथ ही कंपनीज़ भी जो है वो यहाँ पे विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि ये यूज़ ऑफ कंपोस्ट को जो है वो प्रमोट करें। तो पहले यहाँ पे ये समझने का कोशिश कीजिए कि ये सिटी कंपोस्ट स्कीम है क्या। कंपोस्ट मतलब आप लोग को समझ में आती है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है ना कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स होते हैं, या फिर जो भी आप लोग देखते हो कि वेजिटेबल्स है कुछ दिन के बाद अगर वो सड़ जाते हैं, तो ये सारे क्या होंगे ना कि जितने भी डेड प्लांट्स है या फिर वेजिटेबल्स जो सड़े हैं या फिर पुराने वेजिटेबल्स, इन सबको मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है और ये बहुत अच्छा एक खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है ना कि कंपोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे सिटी का आपका यहाँ पे सिटी कंपोस्ट स्कीम लाया गया। इट मीन्स कि कुछ विलेजेस होंगे जिनको यहाँ पे कंपोस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट यहाँ पे BIS स्टैंडर्ड दी जाएगी, इको मार्क यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिससे कि एक बेटर मार्केट इसको एक्सेप्टेंस मिले, यानी कि इस तरीके के कंपोस्ट का जो यहाँ पे बनाया जाएगा ना उसको यहाँ पे एक बेटर मार्केट यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल सके। ठीक है, और ये जो आपका आया है ये आपका किसके अंदर आया है, 1 सेकेंड, ये आपका आया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही इसको लाया गया है। ओके, क्योंकि आप लोग देखते हो कि कितने ज़्यादा प्लांट्स वगैरह जो डेड हो जाते हैं वो ऐसे ही फेंके रहते हैं, कितने सारे जो वेजिटेबल्स है जिसको कि आप लोग देखते हो कि सड़ गल जाते हैं तो वो ऐसे ही फेंका जाता है, यानी कि फार्मर्स के पास भी इतने सारे स्टॉक में आपके जो होते हैं जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, या फिर स्टोरेज में भी आप लोग देखोगे कि बहुत सारे वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं। तो ये सारे इस वेजिटेबल्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो है ना इस तरीके की स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई है। तो बेसिक फंडा ये है। अब आगे देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ
फार्मास्यूटिकल, यानी कि मेडिसिन वैक्सीन के बारे में कुछ देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहली स्कीम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, यानी कि यहाँ पे एक आप लोग समझ लीजिए कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए यहाँ पे स्कीम लाई गई है। तो डिटेल में देखते हैं, ये जो स्कीम है इसका एम है कि यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क को यहाँ पे आपका प्रमोट करना है, वो भी यहाँ पे पार्टनरशिप जो है ना स्टेट्स के साथ करके। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं साइलेंट फीचर्स। ये जो आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के द्वारा किया जाएगा और ये 2021 से लेकर 2024-5 तक का इसका टारगेट है। एक मैक्सिमम यहाँ पे ग्रांट इन एड दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे पैसे के फॉर्म में यहाँ पे मदद की जाएगी और 100 करोड़ यहाँ पे पर पार्क के लिए है, जो कि यहाँ पे स्टेट के द्वारा यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है ना, एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी, वो भी 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना मेडिकल डिवाइस की, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी हमारे कंट्री में। इंडिया के बारे में अगर आप लोग देखोगे, एक बहुत बड़ी नोट है कि हम लोग जितनी भी, यानी कि हम लोग आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या है ना कि जो इम्पोर्ट है हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं और एक्सटेंड किए हुए हैं 85% जो टोटल डोमेस्टिक डिमांड हमारी जो मेडिकल डिवाइस की है ना, वो 85% तक चीज़ें हम लोग कहाँ से मंगवाते हैं, तो दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करके मंगवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे आप लोग को पता है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बढ़ते जा रहा है। तो अब बात आई है आत्मनिर्भर की, तो इसलिए हालांकि ये इससे पहले ही आ चुकी है, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर की बात आई है तो इसमें आप लोग को समझना होगा कि कंट्रीज़ जो है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो मेनली यहाँ पे जो है 4 मेडिकल डिवाइस पार्क है, यानी कि इस तरीके का आपका जगह बनाया जाएगा जहाँ पे जितने भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस में क्या आती है, जैसे कि अगर आप लोग सिंपली आई चेकअप के लिए भी जाते हो तो उसमें कुछ डिवाइस होती है जिसमें कि आपके हेड को रखा जाता है, फिर आईज़ ओपन करते हो, कुछ आप लोग जो है इमेजेस देखते हो, तो उसके थ्रू जो है ये चेक हो जाता है कि आपकी पावर कितनी है या फिर आपकी जो है आई साइट कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, कितना पावर आपका लॉस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मशीनों में जो है वो आपका कैप्चर हो जाता है। सीटी स्कैन के लिए आप लोग अलग मशीन देखते हो, सारी चीज़ों के लिए एक अलग मशीन होती है। तो ये सारी जितनी भी मशीन है ना, हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर उसको हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करने लगे तो उन सारी डिवाइस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी हो जाएगी और हमारी जो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो यहाँ पे कम भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेनली यहाँ पे आपका टारगेट है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क, यानी कि एक बल्क में जो है ना बहुत सारा ड्रग्स आपको मिलेगा, इस तरीके का एक जगह यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। पार्क मतलब कि इस तरीके का पार्क नहीं जैसे कि हम लोग खेलने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं, मतलब कि यही कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक जगह होगा जहाँ पे आपको ड्रग्स जो है ना बल्क में मिलेगी, तो उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। ये हालांकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, लेकिन अब देखते हैं कि बात यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क आपको इंडिया में यहाँ पे आपका बनाया जाएगा और पार्टनरशिप करके उस डिफरेंट स्टेट्स के साथ। यहाँ पे क्या है कि अगेन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ड्रग्स के बनाने में, उसको हमारे कंट्री में कम किया जाएगा और इससे क्या होगी ना कि जो हम लोग दूसरे कंट्रीज से ड्रग्स मंगवाते हैं वो भी बल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। सेकेंड स्टेप ये है, पहली स्टेप ये है कि हम लोग को मेडिकल डिवाइस अपने ही कंट्री में बनानी है, उसके लिए भी पार्क क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है कि हम लोग को डिवाइस अपने यहाँ पे ड्रग्स भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पार्क जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो जो ड्रग्स के लिए पार्क क्रिएट कर रहे हैं वो टोटल 3 है, लेकिन जो मेडिकल डिवाइस के लिए पार्क क्रिएट कर रहे हैं वो टोटल 4 है। ओके, साइलेंट फीचर्स इसमें देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट इन एड देगी स्टेट को और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1000 करोड़ है, वो भी बल्क ड्रग पार्क के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है कैश भी पता होना चाहिए कि कितना ग्रांट इन एड दिया जा रहा है। 100 करोड़ जो है हमारे मेडिकल डिवाइस के लिए है और 1000 करोड़ जो है यहाँ पे बल्क आपके ड्रग पार्क के लिए। पार्क जो है यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट होंगे, डिस्टिलेशन प्लांट होंगे, पावर एंड स्टीम यूनिट होगी, कॉमन इफ्लुएंट आपकी ट्रीटमेंट प्लांट होगी। तो डिफरेंट ये प्लांट होगी जिसके थ्रू यहाँ पे आपका ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस है वो सारी यूनिट हमारी इंडिया में लगाई जाएगी। ओके, अब आते हैं यहाँ पे और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि यहाँ पे नाम दिया गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि PMBJY व्हाट इज़ दिस, और इसके बारे में आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी फुल फॉर्म भी। मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ जो है ना क्वालिटी मेडिसिन को अवेलेबल करानी है और बहुत ही सस्ते दाम में।
सारे लोगों को जन औषधि परियोजना है, यानी कि इससे आप लोग को यही दिमाग में रखना है कि सारे लोगों को सस्ते मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और पर्टिकुलरली कौन लोग को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, जो हमारे यहाँ के डिसएडवांटेज लोग हैं, यानी कि जो वीकर सेक्शंस है, तो उनको यहाँ पे मेनली जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से उनको सस्ते दामों पे उनको यहाँ पे मेडिसिन दी जाएगी, जिससे कि उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है हेल्थ केयर के ऊपर वो कम हो सके। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोग को डायरिया हो गया, तो इससे क्या होता है कि आपने कुछ अपने लिए सेव करके रखा है, 1 महीने 2 महीने का सेविंग्स आपके पास है, लेकिन आपको जो अनफॉर्चुनेट जो आपकी बिना बुलाए जो आपको बीमारी हो जाती है, उससे क्या होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, उनकी फ़ीस, फिर आपके दवा का जो आपका पूरा बिल बनता है, उसके बाद आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है, तो उसका जो यहाँ पे फ़ीस बनता है, पूरा बिल बनता है, वो क्या होता है ना कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है खर्चे हो जाते हैं, आपके सेविंग्स जो है यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दवा अगर आप लोग एलोपैथिक ले रहे हो तो क्या ही कहना, उसके ऊपर सिप्ला की मेडिसिन आप लोगे तो क्या ही कहना, इतने इतने ज़्यादा महंगे आते हैं कि मतलब कि ये अफोर्ड करने लायक नहीं होते हैं। आप लोग की कहीं ना कहीं जो है ना आपकी अनबैलेंस हो जाएगी, जितना भी आपने जो है अगर कुछ पैसों मैनेज करके रखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही आप लोग रिलेट कर सकते हो, जब आप लोग हॉस्टल में होते हो, कुछ बच्चे जो अभी भी हॉस्टल में हैं, तो जब आप लोग जो है कॉलेज के टाइम में हॉस्टल में होते हो तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस समय जो है, क्योंकि उस समय आप लोग के पास लिमिटेड ही मनी होते हैं और उसी में आप लोग को पूरे महीने चलाने होते हैं। अगर उसी बीच आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई आप लोग को, तो आपकी जो है ना वो फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है सस्ते दामों पर मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जेनेरिक ड्रग्स दिया जाएगा। जेनेरिक ड्रग्स क्या होता है ना कि बहुत ही सस्ते होते हैं और हमारे यहाँ बहुत ही लार्ज नंबर पे हम लोग मैन्युफैक्चरर्स भी है। इवन हम लोग लार्ज नंबर पे एक्सपोर्ट भी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, इवन हम लोग अपने नेबर कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जेनरिक ड्रग्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है और एकदम सस्ते दामों पे यहाँ पे अवेलेबल करानी है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी और इफिकेसी जो है ना बिल्कुल इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो कि बड़े महंगे दाम वाले जो मेडिसिन होते हैं। अवेयरनेस यहाँ पे फैलाना है, लोगों को बताना है कि जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और ये अवेयरनेस कैसे फैलाया जाएगा, तो एजुकेशन के थ्रू, पब्लिसिटी करके, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा। जगह जगह पे आपको जो है एडवर्टीजमेंट वाली पिक्चर्स देखने को मिलेगी, टीवी में आपकी जो भी आप लोग ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे मेम्स के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है ना एक अवेयरनेस फैलाने की बात की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे रेपुटेटेड एनजीओ है, ट्रस्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर है, अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट है, या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है, सब यहाँ पे एलिजिबल है कि वो यहाँ पे न्यू प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि 2.5 लाख का जो है ये एक्सटेंड किया गया है एनजीओ के लिए, एजेंसीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जो भी यहाँ पे जन औषधि केंद्र को इस्टेब्लिश करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया है, जिसको BPPI भी कहते हैं। जन औषधि सुविधा है, इसके बारे में भी समझ लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जन औषधि सुविधा क्या है। तो सेंटर ने यहाँ पे ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे लॉन्च करी है, वो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री आपका ये जो है भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपका बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, जो कि यहाँ पे महिलाएं इस्तेमाल करती है सैनिटरी नैपकिन, वो बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि आप लोग आराम से इसको इस्तेमाल करके फेंक भी सकते हो और ये मिट्टी में जाके जो है उसके साथ मिल सकती है। तो इससे अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे क्या होगा कि क्लीनलीनेस होगी, स्वच्छता होगी, स्वास्थ्य होगी, सुविधा होगी, और ये अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसको बनाया भी जा रहा है। तो जन औषधि सुविधा भी ध्यान रखिएगा, सुविधा से आप लोग कह सकते हो कि ये विमेन की सुविधा के लिए है, और विमेन की सुविधा के लिए यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन जो है ये आपका बहुत ही सस्ते रेट पे और ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किस तरीके का स्कीम लाया गया है। हमारे यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा ड्रग सिक्योरिटी, और ये कैसे होगा, तो हम लोग अपने यहाँ के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी को और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाकर ही हम लोग अपने कंट्री में जो ड्रग्स की सिक्योरिटी है वो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
फीचर्स क्या है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है ये 480 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि पूरी तरीके से 100% फंड जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अंदर सब स्कीम्स भी है, जैसे कि असिस्टेंस दिया जाएगा जो बल्क ड्रग मेडिसिन है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स में। फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ कैसा, तो एक टाइम पे आपको ग्रांट दी जाएगी, यानी कि मैक्सिमम 100 करोड़ पर यहाँ पे आपका जो है CFCs को दी जाएगी। और साथ ही साथ 70% कॉस्ट जो है, जब भी अगर कम होगा तो 70% कॉस्ट इसका दिया जाएगा। और ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कॉमन फैसिलिटी को क्रिएट करके, ठीक है। असिस्टेंस यहाँ पे मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे मेडिकल डिवाइस यहाँ पे बनाएंगे तो उनको भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जाएगा। मैक्सिमम 25 करोड़ दिया जाएगा पर CFC और 70% यहाँ पे कॉस्ट दिया जाएगा जब भी यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी बात रखी गई है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस भी है, यानी कि जो असिस्टेंस स्कीम यहाँ पे है कि जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस है। स्मॉल यहाँ पे आपका जो है स्मॉल और जो मीडियम फार्मा इंटरप्राइजेस है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो अपने प्लांट को या मशीनरी को वो यहाँ पे अपग्रेड कर सके। साथ ही यहाँ पे असिस्टेंस है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग स्कीम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी फार्मा सेक्टर्स के लिए, तो इसको यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत। ग्रांट इन एड जो आपका प्रोवाइड किया जाएगा वो 20 करोड़ का है और 70% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जब भी यहाँ पे आपका कम प्रोवाइड किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल प्रमोशन डेवलपमेंट स्कीम है, इसका भी एम है कि यहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स है अपने कंट्री में उसको प्रमोट करें, डेवलप करें और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करें, ठीक है। तो इतनी सारी ये आपका सब स्कीम्स है, तो सब स्कीम्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। मेन आप लोग को ये समझना है कि हमारे कंट्री में जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करके हम लोग अपने कंट्री में ड्रग सिक्योरिटी को यहाँ पे इंश्योर करेंगे, ओके। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कुछ भी स्कीम्स और भी स्कीम्स है जो छोटी छोटी स्कीम्स है, इसके बारे में देख लीजिए। छोटी मगर मोटी बातें वाली जो यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो पहली है यहाँ पे फर्मा जन समाधान। सो व्हाट इज़ दिस? ये एक आपका वेब अनेबल सिस्टम है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कि जो भी यहाँ पे कंज्यूमर की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। और रिलेटिंग किस चीज़ से, तो मेडिसिन की प्राइस से लेकर और मेडिसिन के अवेबिलिटी से लेकर, यानी कि मान लीजिए कि आप कभी भी कोई भी मेडिसिन खरीदते हो, आपको उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है या फिर वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो ये दोनों अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कहाँ दे सकते हो? फर्मा जन समाधान में आप लोग अपना बता सकते हो। और इसको जो क्रिएट किया गया है ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा इसको बनाया गया है। इससे क्या होगा ना कि एक अच्छा खासा गवर्नेंस टूल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ड्रग्स ऑर्डर जो 2013 है इसको हम लोग बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम को यहाँ पे देखा जाएगा। मेन प्रॉब्लम तो यही है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर कोई भी स्कीम्स आती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे चेकआउट करना चाहिए, पता करना चाहिए कि लोग उससे सहमत है कि नहीं है, लोग को किस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर लोग यहाँ पे फीडबैक देंगे तभी तो वो अपना इंप्रूवमेंट दे पाएंगे, है कि नहीं। तो जस्ट वैसे ही है जैसे कि आप लोग मुझे फीडबैक देते हो कि मेरे इस लेसन में क्या आपको ड्रॉबैक दिखा, किस तरीके से मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि और भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, और भी क्वेश्चंस दूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, या फिर आप लोग और भी यहाँ पे बोलते हो कि मैं यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसी है, आपकी यहाँ पे फीडबैक मिलती है तभी मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे लेकर आती हूँ। जैसे अभी PT 365 की मुझे सब हाइड करनी पड़ी क्योंकि वार्निंग मिल गई थी, लेकिन ये आप लोग की फीडबैक है क्योंकि आप लोग को मेरा लेसन अच्छा लगा, आप लोग को यूज टू हो गए थे सुनते सुनते, तो इसलिए यहाँ पे मैं PPT के फॉर्म में लेकर आ रही हूँ, है कि नहीं। तो यही बस बातें हैं, तो यहीं पर फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो आपकी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये कुछ एक्शन को इनिशिएट करेगी। जो भी कंप्लेन यहाँ पे आएगा ना उसको 48 आवर्स में यहाँ पे पूरी तरीके से आपका एक्शन लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक मोबाइल ऐप भी आया है, फर्मा सही दाम, यानी कि आपकी दवाइयों की सही दाम लगाने के लिए मोबाइल ऐप है। एक मोबाइल ऐप है जिसको यहाँ पे अगेन NPPA के द्वारा यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है। इट मीन्स कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें कि आपका जो MRP है, यानी कि जो फिक्स्ड MRP है वो यहाँ पे शो किया जाएगा NPPA के द्वारा। और ये वेरियस स्केड्यूल ड्रग्स के लिए होगा और वो भी रियल टाइम बेसिस पे आपको बताया जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी आप लोग ड्रग्स खरीदने जा रहे हो, उसकी MRP आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कितने पैसे लेकर जाओगे, तो इस ऐप में आप लोग देख लेना सही दाम। यहाँ पे आपको जो है MRP बिल्कुल फिक्स्ड यहाँ पे पता चलेगा कि उस मेडिसिन का कितना यहाँ पे दाम है। तो अच्छी बात है ना, आप लोग घर बैठे ही यहाँ पे मेडिसिन का जानकारी ले सकते हो। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप लोग गूगल पे भी अगर कोई भी मेडिसिन के बारे में रखोगे ना तो आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाती है। MRP भी आप लोग को गूगल में ईजिली सर्च करके मिल जाती है। बट कोई ना, इस तरीके का एक अलग से फर्मा सही दाम लगाया गया है, बनाया गया है मोबाइल ऐप, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, ओके।
तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर इतनी ही आपकी आर्टिकल थी, इट मीन्स कि इतनी ही योजना थी। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडबैक भी दीजिएगा कि अगर आप लोग को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्या चाहते हो, किस तरीके से इंप्रूव करो, क्योंकि ये लेसन आप ही के लिए लाया गया है। तो अगर आप लोग को नहीं सही में अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप लोग फ्री हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्री हो के आप लोग कमेंट करो, क्योंकि आप लोग की कमेंट लाइक से ही मुझे पता चलता है कि लेसन अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई। समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है मुझसे, तो वो भी आप लोग जो है करेक्ट कर देते हो, रेक्टिफाई कर देते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ मैं गलत बोल देती हूँ या गलत समझा देती हूँ तो उसको आप लोग जो है रेक्टिफाई करते हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ और मेरे स्लिप ऑफ टंग हो जाते, तो वो मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन जब मैं लेक्चर सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है मैंने कहाँ गलती करी, और जब मैं आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है। तो यही चीज़ें हैं, आप लोग फीडबैक देते रहो, मैं गलती करने की कोशिश कम करूँगी। हालांकि हर किसी से होती है, नो वन इज़ परफेक्ट है, बट कोई ना, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ें हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा मैं आंसर तो बता ही नहीं, जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस की थी, एक सेकेंड, माइंड से एकदम ही स्लिप हो गई थी। नहीं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है कि एडवांटेजेस बतानी है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को इंप्लीमेंट करके क्या यहाँ पे एडवांटेज होगा। तो ये कहते हैं, इसको हम लोग नैम, ठीक है, याद आ रहा होगा, नैम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, मैं इसको आपको पढ़ाई भी थी। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है मार्केट से जोड़ना है फार्मर्स को। ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ के लिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये नैम है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर है, पैन इंडिया, ये प्रोग्राम ऑब्वियस है। साथ ही साथ ये फार्मर्स को यहाँ पे एक्सेस देगी कि वो पूरे कंट्री में कहीं पे भी वो मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्राइस लगा सकते हैं, यानी कि उनके प्रोड्यूस के क्वालिटी के हिसाब से अपना प्राइस वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, यानी कि प्राइस वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, इस मार्केट के साथ वो जुड़ सकते हैं। तो कहीं से भी इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया गया, एकदम हू बहू उठा के रख दिया गया, मैं तो यही बोलूँगी। तो नैम अगर आप लोग पढ़े हो, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लेसन को हाइड करी हूँ, बट कोई ना, आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सारी लेसन्स मिल जाती है। मैं कुछ भी लेसन डिलीट नहीं करी हूँ, वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे पीपीटी बन के, तो ये आपकी फिफ्थ पार्ट है, तो इससे पहले फोर्थ पार्ट तक आ चुकी है, तो वो सारी भी आप लोग एंजॉय कर लीजिए, आई मीन देख लीजिए, है कि नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, और जब भी यहाँ पे हम लोग रूरल के बारे में बात करें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, रूरल किसी भी तरीके की चीज़ हो, तो यहाँ पे आपका जो फंड यहाँ पे प्रोवाइड करेगी वो नबार्ड करेगी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है ये, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, ये नबार्ड आंसर है। मैं लास्ट लेसन में भी बार बार आपको ट्रिक बता रही थी कि किस तरीके से आप लोग इसको समझोगे, तो बस यही चीज़ें मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मिल गया, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हो कि कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछती है, बट आपको फैक्ट पता होना चाहिए, आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू कमेंट मी, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।